बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर लैब कोर्स। और इसके अंदर हमारा जो अगला हिस्सा है वो है रेडियो एक्टिविटी का। और अगर रेडियो एक्टिविटी के हवाले से बात की जाए तो आपके जहन में फौरी से अल्फ़ा बीटा और गामा की बातें आती हैं। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है और न्यूक्लियस जो है वो किस तरह से वो डिसइंटीग्रेट हो सकते हैं और वो किस तरह से जो है हम उनको मुहैया कर सकते हैं उनकी डिसइंटीग्रेशन को। ये सारी जो बातें हैं वो आज के लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे और उसके मुताबिक हम आपकी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए हम जो है आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं कि ये किस तरह से आपके पास सिचुएशन जो है या ये टाइप जो है वो किस तरह से डेवलप होती हैं और किस तरह से हम इनको यूटिलाइज और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आइए इसके अंदर सबसे पहले हम ये डिस्कशन करेंगे कि ये डिस्कवरी जो है इसकी रेडियो एक्टिविटी की कैसे हुई। सब लोग जानते हैं हेनरी बैकरल ने की थी और ये एक्सीडेंटल थी। और उसके बाद नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। फिर हम अल्फा बीटा और गामा रेज के ऊपर बात करेंगे। फिर हम प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेज के ऊपर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज पर डिस्कशन करेंगे। फिर देर आर सम यू कैन से अदर भी इसके अंदर हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, जिस तरह के आप कुछ खसूसियात हैं जो कि अल्फ़ा की ज़्यादा दी हुई हैं, जैसा कि इसमें E/M वैल्यू है अल्फ़ा की निकालना, वो आप कर सकते हैं। एक्चुअली ये एक एक्सपेरिमेंट्स ही है जो कि हम भी अपने लेक्चर में लैब में परफॉर्म करेंगे। डिटरमाइन द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो भी पता लगाया जा सकता है। वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल भी पता लगाई जा सकती है। रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल भी पता लगाई जा सकती है। और एक्सपेरिमेंटली इसको भी वेरीफाई किया जा सकता है कि ये रेंज कितनी आ रही है। फिर अल्फा पार्टिकल डिसइंटीग्रेशन एनर्जी और उसके बाद पार्टिकल स्पेक्ट्रा कि कितनी तरह के अल्फा पार्टिकल हो सकते हैं। और फिर अल्फा पार्टिकल की जो थ्योरी है उसमें गैमास थ्योरी ऑफ अल्फा डिके है और इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगी। तो हमारा फोकस जो होगा वो सबसे पहले हमारे रेड पॉइंट्स के ऊपर होगा। ये वाले ब्लू पॉइंट्स हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो है वो नेचर ऑफ बीटा पार्टिकल्स के ऊपर बात होगी। और यही सारा कुछ जो हम डिस्कस कर रहे हैं अल्फा के लिए, वही सारा कुछ आप किसके लिए करेंगे, बीटा के लिए। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द गामा रेस और उन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और फिर एट द एंड जो है हम कुछ रेडियो एक्टिव लॉज हैं और उनके मेजरमेंट्स हैं, उनके यूनिट्स हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह से रिलेट करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम अपना सबसे पहला हिस्सा जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कि ये वाला है, जिसके अंदर हम सबसे पहले पार्ट के अंदर बेसिक्स को दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से हम इन बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन थिंग अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। तो आप सब लोग जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिविटी है इज डिस्कवर्ड बाय द हेनरी बैकरल और 1896 में हुआ था ये। एंड ही इज द हेनरी बैकरल और ही फाउंड द यूरेनियम सॉल्ट wrapped up in a paper emitted certain percent penetrating radiation which affect the photographic plate। इसने क्या किया था कि इसका एक सिंपल यूरेनियम को लिया और उसको रैप करके टेबल में रख दिया था ड्रॉ में, और वहां पे फोटोग्राफिक फिल्म पड़ी होती। तो उसमें जिसके नतीजे के अंदर आपके पास जो है वो रेडिएशन जो है वो मिट होना शुरू हो गई थी। और वी फाउंड दैट कि आपके पास जो है ही फाउंड दैट दीज रेडिएशन वर गिवन ऑफ स्पॉन्टेनियसली। और ये आपको विदाउट एनी नीड ऑफ इनिशियल एक्साइटेशन ऑफ यूरेनियम साल्ट। और उसके बाद जो है इसने फर्दर जो है जो डिस्कवरीज आई थी तो वो उसके अंदर मैडम क्यूरी है, पेरी क्यूरी है, रदरफोर्ड है, ये सारे लोग जो शामिल हैं। और इन्होंने फर्दर डिस्कशन की और इसके मुताबिक जो है वो फर्दर रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था। तो एक्चुअली तो रेडियो एक्टिविटी है क्या? रेडियो एक्टिविटी इन्वॉल्व द स्पॉन्टेनियस एमिशन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वन एलिमेंट इनटू द अदर। अगर आप देखें तो आपका एक न्यूक्लियस जो है वो एक तरह के एलिमेंट को में डिके होने के बाद किसी दूसरे तरह के एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो है वो किस तरह से डिफाइन की जा सकती है, और उसके मुताबिक अगर देखा जाए, द फिनोमिना ऑफ spontaneous emission of highly penetrating radiation from heavy nucleus of atomic weights greater than or about 206 occurring in the nature is called the natural radioactivity, or the elements which exhibit the properties called the radioactive element, और इसको हम radioactive element कहते हैं। और आपके बाद the atoms of radioactive elements emit radiation composed of three kinds of the rays, और इसके अंदर तीन तरह की रेडिएशन हो सकती हैं। we have alpha, we have beta and we have गैमा है। तो इन तीनों में से कोई भी हो सकती है। इन द प्रोसेस द एलिमेंट ब्रेकअप leading to a irreversible self-integration. The activity is spontaneous and the radioactivity is unaffected by the external agent like high temperature, high pressure, large electric charge, magnetic field और ये सारा कुछ। तो याद रखिएगा कि आपका जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो किसी भी फिनोमिना पे आपके एक्सटर्नल पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं करती। तो these all things are will be unaffected. The modern technique for the आपके पास जितनी भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, और वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एलिमेंट्स बीइंग एबल टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिविटी इन मैनी अदर एलिमेंट्स मच लाइटर देन दोज, और ये सारा कुछ जो है वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की तरफ हमें लीड करके जाता है। एंड द रेडियो एक्टिविटी इंड्यूस अ एलिमेंट बाय बम्बार्डिंग इट विद द अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स, आमतौर पे प्रोटॉन और अदर हैवी पार्टिकल्स या फिर रेडिएशन। तो हम उसको क्या कहते हैं, ये आपके पास आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। हेंस देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स फाउंड इन नेचर एंड इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी या फिर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी जो कि हम खुद से प्रोड्यूस करते हैं। और बट वट एवर बी इट्स ओरिजिन, जो भी इसका ओरिजिन होगा, इसका जो फिनोमेना है, इसके जो टाइम्स हैं, वो सारा कुछ जो है वो एक जैसा होगा। द एक्टिविटी इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स यूजुअली अल्फा बीटा एंड गामा रेज को डिस्टिंक्शन एक दूसरे से डिफरेंटली बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अल्फा बीटा और ये सारे जो है ये आपके पास किस तरह से काम करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से द एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्री डिफरेंट टाइप जो है इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द एक्सपेरिमेंट। और आप देख सकते हैं कि इसका बड़ा आसान तरीका है कि अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उसका अंदाज़ा जो है आप उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन से लगा सकते हैं। और इसी तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा आप इस पर मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों में से जो भी कोई चार्ज एंटिटी है वो पता लग जाएगा आपको कि ये आया कि आपके पास इलेक्ट्रिक बिहेवियर चार्ज रखता है या नहीं रखता। तो इसमें अल्फा है, बीटा है और गैमा है। तो अगर आप इनकी कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से देखें तो अल्फ़ा जो है वो +2 चार्ज रखता है, +2 ऑफ ई चार्ज रखता है। बीटा जो है इट्स हैविंग द चार्ज ऑफ -e, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। जबकि गैमा जो है इसके ऊपर 0 चार्ज और यू कैन से द न्यूट्रल है। तो गैमा आपके पास क्या है, 0 चार्ज रखता है और ये न्यूट्रल होता है। जिसके नतीजे के अंदर आप जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इनका जो बिहेवियर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी इनका बिहेवियर ऑपोजिट होगा एक दूसरे के। तो इस वजह से हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके इनको स्टडी कर सकते हैं। इसी वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर ये करके भी दिखाया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये आपके पास एक ब्लॉक है जिसके अंदर आपने इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा हुआ है। और जैसे यहाँ से आपके पास स्ट्रीमलाइन के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स निकलेंगे, तो ये फोटोग्राफिक फिल्म है आपके पास, और ये फोटोग्राफिक फिल्म जो है वो आपको एक्सप्लेन कर रही है कि ये किस तरह से काम करेगा। तो हेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द पेज है। आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम एरो से समझें तो उसका क्रॉस वाला हिस्सा इसकी टेल को रिप्रेजेंट करता है और डॉट वाला हिस्सा जो है इसकी हेड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्रॉस वाला पार्ट है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जो कि ये बता रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपके पास इनटू द पेज है।
और फोटोग्राफिक फिल्म की तरफ जब ये ट्रैक जाते हैं तो अल्फा जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाता है, बीटा डिफरेंट में, जबकि जो गामा है वो डायरेक्ट जाके फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर स्ट्राइक करता है। तो इसके बात तो एक ये होगी कि फोटोग्राफिक फिल्म जो है वो आमतौर पे इस तरह के हाई एनर्जी वाली रेडिएशंस को डिटेक्ट करने में काम आती है। अब ये सवाल ये है कि आपकी फोटोग्राफिक फिल्म है क्या? तो आप एक्सरे जब करवाने जाते हैं तो जिस एक्सरे का प्रिंट आपको दिया जाता है एक्चुअली वो जिस पे ली जाती है उसको हम फोटोग्राफिक फिल्म कहते हैं, जहाँ पे एक्सरे जो है वो बम्बार्ड हो जाती हैं, वो ब्लैक हो जाता है हिस्सा सारे का सारा, और जहाँ पे वो एक्सरे जो है वो अब्जॉर्ब हो जाती हैं और वहाँ पे फॉल नहीं करती, वो हिस्सा सारे का सारा क्या रह जाता है, वाइट रह जाता है। तो आप देखेंगे कि इसलिए वहाँ पे आपके पास ब्लैक एंड वाइट पैटर्न डेवलप हुआ होता है। इन द सेम वे यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। सेकेंडली, अगर आप इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन की वजह से भी आप देखेंगे कि बीटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, अल्फा के ऊपर +2 चार्ज है। इस वजह से आपके पास जो है अल्फा पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और बीटा पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और जो गैमाज हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करते जा रहे हैं। जिसका ये मतलब है कि आपके पास जो है अल्फा बीटा और गामा को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए या इनके नेचर के अंदाजे को जानने के लिए कि किसके ऊपर जो है किस नेचर का चार्ज है, तो आप उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फिर आप ये समझ सकते हैं कि ये जो है वो किस तरह से बिहेवियर शो करता है और ये किस तरह से हमें समझने की कोशिश की जा सकती है। तो हियर इज अ जनरल डिस्क्रिप्शन अबाउट दी properties of alpha particle, beta particle and gamma particle. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो here is very clear about that अल्फा पार्टिकल का हीलियम न्यूक्लियस होता है और हीलियम जो है वो उसका न्यूक्लियस है, तो इसका मतलब है कि हीलियम जो है इसके ऊपर टोटल इसके न्यूक्लियस में 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं और 2 इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। सो यू कैन राइट इट एज He, और ये 4 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन को, और ये वाला हिस्सा जो है 2 एटॉमिक नंबर या 2 प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसको एक अल्फा कंसीडर कर सकते हैं। दिस कुड बी कंसीडर एज अल्फा। जहाँ पे हम अल्फा लिखेंगे इससे मुराद होगा हीलियम न्यूक्लियस। तो इसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इट कैरीज द यूनिट ऑफ 2 पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से अल्फा पार्टिकल जो है जाहिर बात है जिसके अंदर 4 न्यूक्लियॉन्स मौजूद होंगे उसका जो मास होगा क्वाइट हैवियर होगा एज कंपेयर टू अल्फा इज द मोस्ट हैवियर अमंग द अल्फा बीटा एंड गामा। और बीटा जो है इट्स जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, तो ये बिल्कुल टिनी सा होगा, और जो गामा है इसका जो मास है वो रेस्टलेस मास है, वो 0 होता है। सो दिस इज द गामा फोटोन टाइप होगा, सो इट हैज 0 मास है, रेस्ट मास। So alpha alpha particles shoot out from the radioactive substance having high velocities ranging from 1.4 10 raised to power 7 to 1.7 10 raised to power 7 meter per second. The move along the straight line. This track can be observed in the Wilson cloud chamber. तो आपको याद होगा कि क्लाउड चैम्बर्स वगैरह के अंदर भी इनके ट्रैक्स को बड़ा ही वाज़ह तौर पर देखा जा सकता था। इसके ऊपर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कशन करेंगे कि ये जो चैम्बर हैं ये किस तरह से काम आते हैं, ये एक्चुअली डिटेक्टर्स के तौर पर काम आते थे, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कशन कर लेंगे। दे प्रोड्यूस द इंटेंस आयनाइजेशन इन द गैस। आप जानते हैं कि इसके पास जब ये स्ट्रेट फॉर्म में मूव करेगा तो इट्स जस्ट लाइक द कैनन बॉल, ये गोले की तरह, तोप के गोले की तरह होगा। रास्ते में आने वाली हर एक चीज को ये क्या करता जाएगा, हिट करता जाएगा। जब एक एक न्यूक्लियस या आपके पास अल्फा पार्टिकल जो है वो किसी दूसरे पार्टिकल से हिट करेगा, इवन दो के मॉलिक्यूल्स और एटम, तो वो आने में रास्ते वाले वाली आने में अपनी एनर्जी उनको ट्रांसफर करेंगे। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उनका आयनाइजेशन का प्रोसेस होगा या एक्साइटेशन का प्रोसेस होगा, जिसके नतीजे के अंदर आपके पास आयनाइजेशन या फिर आपके पास एक्सरेज वगैरह प्रोड्यूस हो सकती हैं। सो they produce intense ionization in the gas through which they pass. Their ionization power is 100 times greater than the beta and 10,000 times is greater than the gamma rays. तो ये याद रखिएगा बात। After a photographic film, but effect is very
फीवर। तो दे इफेक्ट अ फोटोग्राफिक फिल्म, तो ये फोटोग्राफिक फिल्म को भी इफेक्ट कर सकते हैं, बट कोई इनका इफेक्ट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं। They produce a fluorescence when they fall on the substance like barium, प्लाटिनो साइनाइड और जिंक सल्फाइड। और ये आपको याद होगा कि ज़्यादातर जो है हम अगर इनको उस हिसाब से देखें तो फ्लोरेसेंस कैन बी ऑब्जर्व थ्रू अ लो पावर माइक्रोस्कोप। तो ये फ्लोरेसेंस के जरिए से भी आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये आपने पहले ही पढ़ लिया है, पता भी है। एंड दे स्कैटर्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ हैवी न्यूक्लियाई लाइक गोल्ड, तो ये गोल्ड वाले न्यूक्लियस से स्कैटर हो जाते हैं। ये रदरफोर्ड के डिस्कवरी में भी हमने पढ़ा था। द प्रोड्यूस अ हीटिंग इफेक्ट, the evolution of the heat due to the stoppage of alpha, beta, and gamma rays by the radioactive substance. And the last, the value of E by m of the alpha particles are found by the Rutherford by to be half of the that of hydrogen ion. The charge of each alpha particle was found to be the twice of that of hydrogen ion. So thus the mass of alpha particle was shown to be 4 times of the hydrogen. Therefore alpha particle is the nucleus of the helium atom. तो सारी बातें अल्फा को हम जो है किस तरह से बताया कि ये हीलियम एटम का न्यूक्लियस है। तो हमने इसकी ई बाई एम रेशियो को निकाला। ई बाई एम रेशियो को हमने कंपेयर किया हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन एक सबसे सिंपलेस्ट एटम है। और फिर हाइड्रोजन के साथ करेंगे और हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई के साथ करना हो तो फिर हम हाइड्रोजन आयन को लेके उसके साथ कंपेयर करेंगे। और उसके कंपैरिजन से हमें पता चला कि ये जो है हीलियम एटम आपका हाइड्रोजन के 4 गुना से ज्यादा है ऑलमोस्ट। तो इस वजह से हम इसको हीलियम का न्यूक्लियाई कहते हैं। सिमिलरली हम बीटा पार्टिकल्स की भी प्रॉपर्टीज जानते हैं। आइए उसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें। बीटा पार्टिकल जो है पोजेसेस नेगेटिव चार्ज, ये सबको पता है जी, और इनका इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है और मास भी होता है। So actually they are the electrons. All beta particles emitted from the substance do not have the same velocity. एक बात important है कि जो आपके पास है कि बीटा पार्टिकल जो भी emit होते हैं उन सबकी velocity एक जैसी नहीं होती, बल्कि वो वेरी करती हैं। So the velocity of the beta particle emitted by the substance range continuously from 0.3 to 0.99 C at high velocities. E by m is found to be decreased, indicating that there is the increase in the mass. आप देख सकते हैं कि आपको याद होगा कि जब कोई बॉडी हाई वेलोसिटी या हाई स्पीड पे मूव करती है तो मास वेरिएशन की वजह से उसका मास बढ़ जाता है इज इक्वल टू, और इसकी वजह से आपके पास क्या होगा, इसकी ई बाई एम रेशो डिक्रीज कर जाएगी। सो सिमिलरली इफ वी लुक एट द अदर इक्वेशन, तो यह आप इक्वेशन भी देख सकते हैं कि इस इक्वेशन की बदौलत हम जो है वो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को काउंट कर सकते हैं। सो देयर आयनाइजिंग पावर इज लो, हेंस द रेंज इज लार्ज। ये याद रखिएगा कि किसकी आयनाइजेशन जितनी ज़्यादा होगी उसकी रेंज उतनी ही कम होगी, और इसी तरह से अगर किसी की आयनाइजेशन जो है वो उतनी कम है उतनी ही इसकी रेंज ज़्यादा हो जाएगी। दे इफेक्ट द फोटोग्राफिक फिल्म, यस उनके इफेक्ट होता है फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस इन बेरियम, प्लैटिनम साइनाइड एंड वेलेमाइट एंड always zinc sulfide. They are deflected by the electric, yes they have the charge, इसलिए फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और उनकी जो पेनिट्रेशन है वो अल्फा पार्टिकल से ज्यादा है, बिकॉज इनकी इंटरेक्शन अल्फा पार्टिकल से कम है। और दे पेनिट्रेट थ्रू द थिन मेटल फॉयल एंड देयर पेनिट्रेशन पावर इज ग्रेटर देन ऑफ अल्फा रेज। एंड सिमिलरली the value of E by m of the beta particles are proved they are same as that of the cathode ray. So they have the same value and same you can say the here, जिसके नतीजे के अंदर हम इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। So here is the properties of the gamma rays, कि gamma rays किस तरह से हैं। तो gamma rays जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और you can say the photons हैं, और very short wavelength है। और the wavelength of the gamma rays range from 0.005 angstrom to 0.05 angstrom। तो आप समझ सकते हैं कि ये सबसे एनर्जेटिक वेवलेंथ है आपके पास gamma rays।
और ये सबसे लोएस्ट वैल्यू के गैमा रेज हैं। दे आर नॉट चार्ज पार्टिकल्स, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। दे ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ सी, तो ये जो है स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। और दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस एंड अफेक्ट द फोटोग्राफिक फिल्म, जी आयनाइज द गैस थ्रू थ्रू विच दे पास, बट द आयनाइजेशन इज वेरी 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 स्मॉल। क्यों? क्योंकि जब किसी किसी एजेंट के पास ना ही चार्ज हो ना ही उसके पास मास हो, तो उसकी कोई किसी किस्म की जो इंटरेक्शन है वो जीरो होगी, और यू कैन से ना होने के बराबर होगी। इसलिए जो तो उस वाले से ही आप देख सकते हैं ये कंसिडरेशन देखी जाएंगी, और उस वाले से आपकी जो पेनिट्रेशन है गैमा रेज की वो सबसे ज़्यादा होगी। और ये इवन दो कि जो दे कैन मोर पेनिट्रेटिंग देन बीटा रेज, दे कैन इवन पास थ्रू द आयरन प्लेट ऑफ 3 सेंटीमीटर थिकनेस वाली भी पास कर सकते हैं। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे आर डाइफेक्टेड बाय द क्रिस्टल लाइक एक्सरेज, और ये डाइफेक्ट हो सकती हैं क्रिस्टल के साथ, और ये इस तरह से हम इसकी क्रिस्टल ऑफ डायफ्रैक्शन कर सकते हैं, गैमा रे डायफ्रैक्शन वगैरह भी डिस्कशन कर सकते हैं। सो ये सारी जो डिस्कशन है वो आपके पास इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में है। इसी तरह से आप इनकी E/M रेशो और ये सारा कुछ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिलहाल तो हम इनको छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो इतनी ज़्यादा अहमियत के हामिल नहीं है। फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इनको पढ़ सकते हैं, और ये डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज और पार्टिकल्स किस तरह से हम डिफाइन किया जाता है और ये किस तरह से हो सकता है। तो फिर इसके लिए हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोमीटर मौजूद है। हम यहाँ से गैमा अल्फा पार्टिकल्स को एक साइड पे लाते हैं, वो विंडो में से जाते हैं, जिसके नतीजे से यहाँ से मीटर से मेजर कर सकते हैं कि इसके ऊपर कितना चार्ज है। तो आप ये भी पढ़ सकते हैं इसके साथ। सिमिलरली आप जो है वो इनकी रेंज के बारे में और इनकी वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ सकते हैं कि किस तरह से जो है हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरी सिंपल, वेलोसिटी जो है मिशन के हवाले से देखा जाए तो अल्फा पार्टिकल आइसोटोप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइसोटोप विच दे emanate. Rutherford experiment gave the velocity of the alpha particle from you can say here 2 into 10 raised to power 7 meter per second, and the general velocity of the alpha particle is 1.4 to 2.2 10 raised to power 7. So they have the different radioactive sources, जो हर एक के लिए थोड़ी थोड़ी वेरी करती है। तो रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितनी है कि आपके पास अल्फा पार्टिकल आर कैपेबल ऑफ आयोनाइजिंग द रेडिएशन, तो वो आपके पास इन द कोर्स it passes through the gas, alpha particle gets slowed down and losing energy, and the ionization जो है इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके जी, आफ्टर दैट हम इसको भी डिस्कशन कर सकते हैं कि ये किस तरह से होती है। तो हमारे पास तकरीबन जो है वो 7.6 सेंटीमीटर के रेंज में इसकी अल्फा पार्टिकल की रेंज होती है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोप अवेलेबल हैं, जिसके अंदर है कि आपके पास जो रेंज है वो डिफरेंटली अवेलेबल हो। तो यहाँ पे आप उसकी एनर्जी रिलेशन वगैरह भी स्टडी कर सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी वगैरह भी इसके रिलेट कर सकते हैं कि ये किस तरह से होता है। और ये अल्फा पार्टिकल क्यों होता है ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपका जो अल्फा पार्टिकल है वो एक्चुअली तौर पे टनलिंग इफेक्ट की वजह से क्रॉस होता है। और ये टनलिंग इफेक्ट क्या है कि आपके पास अल्फा पार्टिकल की एनर्जी जो थोड़ी होती है, जबकि जो आपके पास न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, जिसके नतीजे के अंदर आपके पास ये अल्फा पार्टिकल जो है वो तकरीबन 4 से 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज का होता है, जबकि जो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी है वो इससे बहुत ज़्यादा होती है। इसके बावजूद अल्फा पार्टिकल बैरियर में से निकल जाता है, तो इसको हम टनलिंग इफेक्ट कहते हैं। हाँ, तो इसके लिए रिलेटेड जो है हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे चीज़ों को, हम सिर्फ अपने हद तक चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अल्फा पार्टिकल ऑलमोस्ट जो है वो सेम रेंज के होते हैं, जबकि बीटा पार्टिकल जो है वो आपके पास डिफरेंट रेंज के होते हैं। तो अगर आप देखें तो बीटा पार्टिकल जो है वो अगर नेचर ऑफ बीटा पार्टिकल देखा जाए
तो ये आपके पास जो है वो नेगेटिव पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन टाइप होते हैं और उनकी E/m रेशियो जो है वो भी हो सकती है। और बीटा पार्टिकल जो है ये इस तरह से अपनी रेंज वगैरह और ये सारा कुछ डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ E/m ऑफ द बीटा पार्टिकल। ये हमारे कोर्स में नहीं है शामिल, फिर भी अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह से हम बीटा पार्टिकल्स की भी रेंज को डिफाइन कर सकते हैं कि बीटा पार्टिकल कितने हैं और कितनी रेंज है उनकी, ये सारा कुछ हम डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली हम जो है वो बीटा पार्टिकल का स्पेक्ट्रा देखें तो जो बीटा पार्टिकल्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो डिफरेंटली वेरी कर रही है और इसको हम जी डियर स्टूडेंट्स, किसी का कोई जी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत ज़्यादा जी माजरत आप लोगों से आज के लिए, क्योंकि आज पता नहीं क्या मसला हुआ है, इंटरनेट का बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो आपका किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।